बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2017 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। ये 7110 जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। ये पुराना पेपर है 2017 का। एक्चुअली ये वो लेवल अकाउंटिंग का जो इस वक्त करंट कोड है वो 7707 है, और इसका प्रीवियस जो कोड था वो 7110 था। 2020 ऑनवर्ड्स आई थिंक 77007 कोड हो गया था इसका। हम क्योंकि प्रीवियस पेपर्स कर रहे हैं, लेकिन एनी हाउ पेपर्स अकाउंटिंग के अंदर जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप जितनी भी प्रैक्टिस करें वो सब रिलेवेंट है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आज हम 3 करेंगे इस पेपर का 2017 अक्टूबर नवंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 जो कैश बुक से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। सस्पेंस अकाउंट के ट्रीटमेंट ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ इसके अलावा भी कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर भी आपको मिलेगा, 2020 विंटर समर का पेपर 1, पेपर 2। बल्कि पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है वो तो कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर भी मिलेगा आपको 2020 से लेके 2012। विंटर समर दोनों के पेपर आपको मिलेंगे। तो पेपर 1 तो काफ़ी बड़ी तादाद में है, और आप प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ करें, बहुत अच्छा मटेरियल है। और पेपर 2 जो है वो भी 2020 का से लेके 2018 विंटर समर दोनों हैं, और 2017 समर भी मिलेगा, विंटर अभी हम कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए इट्स ए वेरी गुड मटेरियल। और अकाउंटिंग में दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट हैं, एक प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतना आपकी जो मैनेजमेंट है और आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, आपकी पेपर हैंडलिंग आसान होगी, एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस। अगर आपके कंसेप्ट्स वीक भी हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन पे आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, और आप बहुत आराम से ये पेपर कर सकते हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। द पक्सटन सोशल क्लब प्रोवाइड्स सोशल फैसिलिटीज़ फॉर द लोकल कम्युनिटी। के लोकल कम्युनिटी को एक क्लब है पक्सटन के नाम से, वो ये प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे यहाँ कराची के अंदर जो है कराची जिम खाना, कराची जिम खाना हो गया आपका, इसके अलावा कराची क्लब हो गया, डिफेंस अथॉरिटी क्लब हो गए। तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्लब हैं जो अपने मेंबर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये भी उसी किस्म का एक क्लब है। और क्लब की जो नॉर्मली जो इनकम होती है वो कैसे होती है, वो कैसे अपने ख़र्चे चलाएगा। तो सब्सक्रिप्शंस जो है बेसिकली जो मंथली जो मेंबर्स जो हैं उस फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए जो फ़ी देते हैं उसे सब्सक्रिप्शन का नाम देते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन जो है ये एक्चुअली इस क्लब की इनकम होती है। फिर साइड के अंदर रिफ़्रेशमेंट है, क्योंकि लोग आते हैं तो वो फिर अपनी खाना पीना भी चलता है, तो ये रिफ़्रेशमेंट से भी इनकम इसकी जनरेट हो रही होती है। फिर डिफरेंट सोशल गैदरिंग्स के लिए अगर ये क्लब की जगह इस्तेमाल हो रही है तो वो रेवेन्यू जनरेट करने का एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन मेजर जो इसका दारोमदार होता है वो सब्सक्रिप्शन से होता है, सब्सक्रिप्शन जो मेंबर से मिल रही होती है। तो लेट्स सी पक्सटन सोशल क्लब क्या करता है। द ट्रेजरार का मकसद है द पर्सन हु कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मनी रिसीव्ड, मनी गोज़ की जो आ रही है जो जा रही है उसका रिकॉर्ड रखता है, पैसों का रिकॉर्ड रखता है। तो ये बताता ये है कि बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2016 वो जो बैलेंस था सब्सक्रिप्शंस इन एरियर। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स का मकसद क्या है कि ये वो अमाउंट है जो मेंबर्स ने क्लब की फैसिलिटी तो अवेल कर ली, लेकिन स्टिल नॉट पेड, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन पे नहीं करा। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का मकसद है कि वो मेंबर्स जिन्होंने फैसिलिटीज़ अवेल करी और इसके अलावा नेक्स्ट ईयर में जो वो फैसिलिटी अवेल करने वाले हैं उसके भी एडवांस के अंदर उन्होंने पैसे दे दिए, तो इट्स ए लाइबिलिटी अकाउंट, याद रखिएगा। ये लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, बिकॉज मेंबर्स ने पैसे दे दिए हैं, नेक्स्ट ईयर हम उनसे नहीं लेंगे, हम बाउंड हैं कि उन्हें क्लब की ये फैसिलिटीज़ दें। अगर हमारा क्लब किसी वजह से बंद हो जाता है तो वी हैव टू पे देम बैक, हमें उन्हें ये पैसा वापस करना पड़ेगा। वेरेज जो सब्सक्रिप्शन इन एरियर है ये एक्चुअली आपका एसेट है जो आपको जो आपके मेंबर्स हैं उनसे ये पैसा लेना है। इट विल गिव यू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर, एंड एनीथिंग विच गिव्स यू द इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर इज कॉल्ड योर एसेट्स, वेरेज एनी
anything which is going to be paid by you and you have received the facilities or goods or services whatever you have taken, तो इन अगेंस्ट आप उसके अगेंस्ट में जो देगा आप पे करेंगे वो आपकी लाइबिलिटी कहलाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स आपका एसेट है और सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस आपकी लाइबिलिटी है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड एंड बैक ड्यूरिंग द ईयर के सब्सक्रिप्शंस ये रिसीव हुआ और आपने बैंक के अंदर जमा करा दिया। जब बैंक में जमा कराया तो क्या एंट्री पास करी, बैंक को डेबिट कर दिया और सब्सक्रिप्शंस को एज ए इनकम ट्रीट करते हुए क्रेडिट कर दिया। 7,600 से इनकम आपकी बढ़ गई। नन ऑफ द सब्सक्रिप्शंस इन एरियर एट 1 अक्टूबर 2016 के 1 अक्टूबर 2016 को ये $200 जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें से वर रिसीव कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ। मेंबर्स हो सकता है उन्होंने मेंबरशिप डिसकंटिन्यू कर दी अपनी, दे आर नॉट कमिंग, वो आ ही नहीं रहे। तो क्या हुआ, दीज वर रिटर्न ऑफ इर्रिकवरेबल, इसको राइट ऑफ कर दिया इस इर्रिकवरेबल। इर्रिकवरेबल डेट्स का मकसद है वो पैसा जो आपको नहीं मिलेगा, व्हाट एंट्री यू विल पास, एंट्री पास करेंगे इर्रिकवरेबल डेट्स डेबिट और सब्सक्रिप्शंस जो रिसीव डेबिट पड़ा हुआ था आपका, इन एरियर्स एसिड्स था उसको आपने क्या करा, क्लोज कर दिया। तो इर्रिकवरेबल डेट्स आपका एक्सपेंस है वो डेबिट कर दिया और सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट कर दिया। बैलेंस ऑन 30 सितंबर 2017, 30 सितंबर 2017 को सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स जो रिसीव करना था हमें अपने मेंबर से वो $280 था, ये एसेट था। और सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस ये कुछ मेंबर्स ने अगेन हमें एडवांस में पे कर दिया, तो ये लाइबिलिटी था सितंबर की 30 को 2017। ईयर एंड हमारा जो है सितंबर में जाके होता है, तो ये ओपनिंग बैलेंस थे 2016 अक्टूबर में और ये सितंबर 2017 के एंडिंग बैलेंस है। कहता है प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017 के सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने को आपसे कहता है 30 सितंबर 2017 को बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2017 के इसका अकाउंट बनाएं और बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस के बैलेंस करके फिर ब्रिंग डाउन करें। तो आप क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन का नॉर्मली जैसे टी अकाउंट की तरह इसको ट्रीट करें। ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपका एसेट है तो इसका बीडी जब ओपनिंग बैलेंस आप बनाएंगे लेजर के अंदर तो बैलेंस बीडी डेबिट के अंदर चला जाएगा क्योंकि एसेट है, और इसका बीडी जो है वो क्रेडिट में जाएगा क्योंकि ये लाइबिलिटी है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखें ये बना हुआ है, ये 2000 से ये डेबिट साइड हो गई इसकी, ये क्रेडिट साइड हो गई, डेट डिटेल्स आ गई, उसके बाद डॉलर अमाउंट आ जाएगा, डेट डिटेल्स अमाउंट, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, इसको आप इस तरीके से ट्रीट करें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस बीडी अक्टूबर 1 को 2016 आप देख रहे हैं 2016 एक एसेट था मैंने कहा था इन एरियर्स, ये बैलेंस बीडी ओपनिंग डेबिट साइड पर आएगा क्योंकि ये आपका एसेट है, यू हैव टू टेक दिस मनी फ्रॉम योर कस्टमर। वेयर एज वो जो $320 थे जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस था उसका बीडी जो है वो क्रेडिट साइड के ऊपर जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार डेबिट पे कौन सी चीज़ जा रही है और क्रेडिट पे कौन सी चीज़ जा रही है। तो ये आपने एक डेबिट साइड पर लिख दिया, एक क्रेडिट साइड के ऊपर लिख दिया। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स हैं। ट्रांजेक्शन्स कैसी है, आपने देखा था कि अभी मैं समझा के आ रहा हूँ कि 7,600 आपको पैसा मिला जो मेंबर्स ने दिया ड्यूरिंग द ईयर, आपने कैश बैंक पैसा रिसीव किया, तो सब्सक्रिप्शंस को आपने क्रेडिट किया था बैंक की वजह से। हैव यू गॉट द पॉइंट। इसी तरीके से इर्रिकवरेबल डेट्स को हमने डेबिट किया था और सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किया था। ये पैसा कस्टमर से नहीं मिलना था, ये $200 से, ये भी आपको पता है। तो ये दो चीज़ें जो थी, दो ट्रांजेक्शन्स आपकी हुई थी, ये दो आपने रिकॉर्ड कर ली अपने पास। बाकी उसने ये देख रहे हैं नन ऑफ द रिसीवेबल, ये राइट ऑफ था, एक रिसीव हुआ था ये हमने रिकॉर्ड कर दिया और एक राइट ऑफ हुआ था। बाकी इसने एंडिंग बैलेंस आपको बताया। अब ये एंडिंग बैलेंस देखें, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर ये एसेट है। आप एसेट का जब डेबिट बैलेंस होता है तो याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस तो जहाँ का है वहीं लिखिएगा जाके। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पर लिखिएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर लिखिएगा। लेकिन एंडिंग बैलेंस आपका अगर डेबिट है तो बैलेंस सीडी हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखिएगा, और अगर लाइबिलिटी का बैलेंस है तो फिर बैलेंस सीडी हमेशा डेबिट साइड पर लिखिएगा। देखें जैसे ये एसेट्स है ना 280, ये डेबिट है, एसेट है हमारा, तो इसका बैलेंस सीडी हम किधर लिखेंगे जाके, इस लेजर में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। देख रहे हैं बैलेंस सीडी सितंबर 30।
इसी तरीके से वो जो एडवांस पड़ा हुआ है, जो लोगों ने एडवांस दिया है, ये हमारी लाइबिलिटी है, एक्चुअली ये क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस है, तो जब लेजर मंथ एंड, हम ईयर एंड कर रहे हैं या मंथ एंड कर रहे हैं, तो 30 सितंबर में, क्योंकि लाइबिलिटी है इसलिए इसका बैलेंस सीडी डेबिट साइड पर आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो लेजर को इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पर लिखेंगे बैलेंस सीडी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर बच्चे लेजर बनाने में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार ये ओपनिंग जो सीडी है ये क्या भला है, बीडी क्या भला है। तो वेरी सिंपल टेक्निक इज़ दैट कि जिस साइड का ओपनिंग और एंडिंग, बस इसको याद रखें आप। ओपनिंग के अंदर जिस जगह का बैलेंस है वहीं लिखें ले जाके, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखें ले जाके, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखें। जब एंडिंग, आप एंडिंग बैलेंस कर रहे हो, मंथ एंड हो, ईयर एंड हो, जब एंडिंग बैलेंस कर रहे हो, तो अगर डेबिट बैलेंस डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस है, या डेबिट साइड ज़्यादा है तो फिर क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस शीट ही आएगा। और अगर लाइबिलिटी है आपकी, जैसे एसेट है, उसका नॉर्मली बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पर होता है सीडी, क्योंकि उसकी डेबिट साइड ज़्यादा होती है। लाइबिलिटी अगर है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा, इसलिए उसका बैलेंस शीट ही डेबिट साइड पर आता है। जैसे देखें ये 400 हमने लिखा बैलेंस शीट, ये बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी जब आपने कर दिया, उसने खुद दिया है, तो लेजर फिर टाई बैक हो जाएंगे। जब आप डेबिट टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल टाई बैक हो जाएगा, क्योंकि उसने एंडिंग बैलेंसेस आपको खुद ही बता दिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मज़ीद फनकारी नहीं कीजिएगा। लेजर के बैलेंसेस उसने खुद ही बता दिए हैं, बस उन्हें लिख के आप टोटल कर लीजिएगा अपने पास, तो टोटल 8400 और 8400 आपके पास आ जाएगा। मज़ीद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करें, और इसको कहता है ब्रिंगिंग डाउन करें, तो ब्रिंगिंग डाउन के अंदर देखें वही आ गया, ये बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पर था, तो देखें ये डेबिट साइड पर आ गया, बैलेंस बीडी बन के अक्टूबर 1 को। ये बैलेंस सीडी देख रहे हैं, डेबिट साइड पर था, तो एक्चुअली क्रेडिट का बैलेंस था, तो बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी बन के देखें क्रेडिट साइड पर चला गया, क्योंकि एक्चुअली क्रेडिट साइड ही ज़्यादा थी। तो बैलेंस बीडी जब हम बनाते हैं तो जिस साइड का था वहीं ले आए। ये लाइबिलिटी थी, तो देखें ओपनिंग के अंदर वही क्रेडिट में आ गया। ये एसेट था, तो ये यहाँ आ गया। तो ये फिर सस्पेंस अकाउंट का आपने लेजर बना लिया। लेजर बनाने के बाद बड़ा सिंपल था, डेबिट क्रेडिट आपको मैंने समझा दिया, इसकी लॉजिक क्या थी, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। आगे कहता है स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, और रिसीट्स एंड पेमेंट। नॉर्मली जो जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे हम पाकिस्तान सोशल क्लब की बात कर रहे हैं, या जिम खाना हो गया, मैंने आपको बताया, कराची क्लब है आपका, DHA के क्लब्स हो गए, तो ये जितने भी क्लब्स हैं, इनका पर्पज़ ये नहीं होता है कि ये कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर नॉन प्रॉफिट, दे आर क्रिएटेड, दे आर इस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट, अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये आती हैं, एक्चुअली क्रिएट होती है। और इसके अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते। नॉर्मली ऐसे आपने देखा होगा कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर इनकम स्टेटमेंट बनती है, तो इसका पर्पज़ इनकम नहीं बनता, बल्कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मकसद है जो इनकम हो रही होती है वो रिकॉर्ड करते हैं, और एक्सपेंडिचर जो खर्चे होते हैं, तो अगर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका डेफिसिट हो जाता है, और अगर आपका प्रॉफिट हो, इनकम ज़्यादा है, तो फिर सरप्लस हो जाता है। तो आइदर सरप्लस होगा आपका, या आपका डेफिसिट होगा। डेफिसिट कब होगा, जब खर्चे बढ़ जाएंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे आपके, एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम। और सरप्लस कब होगा, जब इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट क्या होती है कि ये एक और अकाउंट बनाते हैं हम, कि जो पैसा आ रहा है और जो जा रहा है, कैश की हम बात कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ से बनाते हैं कि भाई कैश की क्या पोजीशन है, कितना पैसा आया, कितना गया। तो ये पर्टिकुलरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट जैसे नाम से होता है, इसके अंदर सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन्स होंगी, कैश आएगा, कैश मीन्स बैंक और कैश दोनों हो गया, तो ये बैंक और कैश जो भी इनकी मूवमेंट्स होगी, आना और जाना, ये फिर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर आएगा। वेरेज जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें नॉन कैश आइटम भी आते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। तो जितने भी कैश से रिलेटेड आइटम्स हैं वो सारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अंदर आएंगे। वेरेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो है वो आपके नॉन कैश आइटम भी आ सकते हैं, डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हो गया, तो ये नॉन कैश आइटम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट में एक्चुअल पेमेंट जब हो रही होती है, एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश या एक्चुअल रिसीट,
कि पेमेंट कर रहे हैं एक्चुअली कैश की या रिसीट कर रहे हैं, सिर्फ वो आएगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, वेर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूवल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है कि कोई एक्सपेंस अगर हो गया है, मिसाल के तौर पे एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि अगर कोई एक्सपेंस हो गया लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर वो ड्यू हो गया आप पे, आपने पेमेंट नहीं करी, तो भी एज एन एक्सपेंडिचर आप रिकॉर्ड करेंगे। जबकि रिसीट एंड पेमेंट में ऐसा नहीं है, एक्चुअली पेमेंट करेंगे जब बिल की जब रिकॉर्डिंग होगी। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया आपका। इस तरह इसके अलावा जो रिसीट्स एंड पेमेंट है, इसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल बहुत अकाउंट्स जो है इसके अंदर आते हैं। फर्नीचर खरीद रहे हैं, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा आगे। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट्स आते हैं। कौन से अकाउंट्स आते हैं? जिनका ताल्लुक करंट ईयर के रेवेन्यू या इनकम स्टेटमेंट से होता है, दूसरे मायनों में आप समझें तो रेवेन्यू नेचर की जितनी चीज़ें हैं वो सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती हैं, वेयरएज कैपिटल नेचर की चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती हैं। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट में ये दोनों आ सकती हैं। तो ये मोटे मोटे डिफरेंस थे, मैंने आपको बताया। यहाँ देख लेते हैं कंटेंस एंड ओपनिंग, या कंटेंस एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के ये भी होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट आपको पता है, जब आप बनाएंगे तो फिर एंडिंग बैलेंस भी आ जाएगा बैंक का, ओपनिंग बैलेंस भी बनेगा। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की तरह होता है, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी क्लोज हो जाती हैं, या तो सरप्लस आ जाएगा या फिर डेफिसिट आ जाएगा, वो फिर एक्यूमुलेटेड फंड है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें याद रखिएगा एक्यूमुलेटेड फंड। जैसे रिटेन अर्निंग नहीं होता, आपने देखा होगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में रिटेन अर्निंग का अकाउंट होता है कि जितना भी इनकम होती है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र होती है और वो फिर चल रहा होता है, एक्यूमुलेट हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या ये क्लब है, इनके अंदर क्या होता है, जो भी सरप्लस और डेफिसिट आता है वो एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसे एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं। इसको रिटेन अर्निंग की तरह आप ट्रीट कीजिएगा। सरप्लस भी इसी में चला जाता है, और अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये सरप्लस को शो करेगा, और अगर इसका डेबिट बैलेंस हो जाए तो ये डेफिसिट को शो करेगा। तो ये हो जाता है। कंटेंस ओनली कैश रिसीट्स और पेमेंट, ये मैं बता के आ रहा हूँ कि कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट होती है, वेरेज यहाँ डेप्रिसिएशन भी आ जाता है। कंटेंस ओनली एक्चुअल कैश रिसीट्स, जो मैंने कहा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जबकि यहाँ एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो कर रहे होते हैं। कंटेंस बहुत कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने बताया आपको कि कैपिटल नेचर की चीज़ों की मूवमेंट्स भी आप अगर पेमेंट कर रहे हैं या रिसीट कर रहे हैं तो आ जाएगी। जबकि यहाँ सिर्फ कौन सा होता है, डजंट कंटेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीज़ें जो हैं वो आती हैं यहाँ पे। तो ये डिफरेंस था आपका, आपने देखा। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। आगे कहता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया, द फॉलोइंग बैलेंसेस रिमेंड इन द बुक्स एट 30 सितंबर 2017। ये बैलेंसेस बाकी बचे हैं। वही बात जो भी मैं समझा के आ रहा हूँ कि जितने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट हैं ये सब क्लोज होते हैं। जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाता है, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और उसका जो सरप्लस या डेफिसिट होता है वो एक्यूमुलेटेड फंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना बहुत आसान है, अगर आप एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी की आइडेंटिफिकेशन आराम से कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस में भी समझा के आ रहा हूँ कि ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी अकाउंट है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स में बता के आ रहा हूँ कि ये क्या है, आपका एसेट है, करंट एसेट्स है आपका। ट्रेड पेएबल आपका क्या है, ये दोनों करंट, ये करंट लाइबिलिटी है और ये करंट एसेट्स है, क्योंकि विद इन 1 ईयर इसकी मूवमेंट हो जाएगी। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएं, और करंट नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिनकी पेमेंट मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद आप करेंगे। तो ट्रेड पेएबल ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई। ट्रेजरार सैलरी ओइंग, ट्रेजरार सैलरी ओइंग का मकसद है कि ट्रेजरार की सैलरी ड्यू हो गई लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी, तो अब आप पेमेंट करेंगे, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई। नॉर्मली क्या करते हैं, ट्रेजरार सैलरी पेएबल, इसको अकाउंटिंग के अंदर इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ों को अदर पेएबल, एक ट्रेड पेएबल होता है, फिर इसको अदर पेएबल के अंदर डाल देते हैं। जैसे ये ट्रेजरार सैलरी आप देख रहे हैं, तो ये क्योंकि इसके नाम से ले जाना थोड़ा सा ऐसी लगता है, तो अकाउंटिंग में जो टाइटल यूज़ करते हैं, ट्रेड पेएबल के अलावा जो पेएबल होते हैं उनके लिए अदर पेएबल यूज़ करते हैं। तो अदर पेएबल ये भी करंट लाइबिलिटी है। इन्वेंट्री ऑफ रिफ्रेशमेंट, इन्वेंट्री बाकी बच गई तो ये करंट एसेट हो गया आपका। सरप्लस जो है मैंने आपको बताया है कि ये एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर चला जाएगा, तो रेवेन्यू नेचर की चीज़ है, एक्यूमुलेटेड फंड
उसके अंदर चला जाएगा। ये हीट लाइट एंड प्रीपेड ये करंट एसिड्स है। प्रीपेड आ गया तो आपको पता है करंट एसिड्स की बात कर रहे हैं। इक्विपमेंट एंड फर्नीचर वैल्यूएशन के ऊपर रिकॉर्ड हुई है तो ये आपकी नॉन करंट एसिड्स आ गया। क्या आ गया ये? नॉन करंट एसिड्स। और 8% बैंक लोन रीपेबल 31 दिसंबर 2019। 17 में बैठे हुए हैं, देखें कहता है 19 में, मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद पे होगी तो कौन सी लाइबिलिटी हो गई? नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। बैंक डेबिट बैलेंस है तो करंट एसेट्स हो गया आपका 170 का। जब ये आप आइडेंटिफाई एक दफ़ा कर लें तो ज़िंदगी आपकी आसान है। अगर ये आपको नहीं आता आप फ़ौरन आप पढ़ के करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, शेयर होल्डर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, ये आइडेंटिफिकेशन अगर आपको आती है समझ में तो ज़िंदगी आपकी आसान है। जब एक दफ़ा ये समझ में आ जाए तो सिंपल उठा के आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक फॉर्मेट होता है, जैसे देखें पाकिस्तान सोशल क्लब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स किस तरीके से लिखेंगे? नॉन करंट एसेट्स के अंदर देखें अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर मैंने आपको बताया था वो लिख दें ला के। करंट एसेट्स की हेडिंग लगाएं। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री रिफ्रेशमेंट मैं अभी समझा के आ रहा हूँ 350। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स मैंने आपको बताया करंट एसेट्स है। और ये अदर रिसीवेबल कौन सा है? ये देखें, ये जो ये वाला था ना हीट लाइट एंड, ये 30 देख रहे हैं आप, ये जिस तरीके से हम उसको अदर पेएबल कहते हैं तो इस किस्म के जो ट्रेड रिसीवेबल के अलावा जो रिसीवेबल हैं उनको फिर एक नाम देते हैं अदर रिसीवेबल का, क्योंकि ये प्रीपेड है तो ये अदर रिसीवेबल है कि आपको रिसीव करना है, तो पैसा नहीं मिलेगा कि नहीं, सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, तो अदर रिसीवेबल। तो ये अदर रिसीवेबल इसलिए आपको 30 के नाम से यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप कंफ्यूज ना हो, ये वो प्रीपेड हीट एंड लाइट है। उसके बाद ये बैंक का डेबिट बैलेंस था, ये करंट एसेट्स मैंने आपको समझाया था। ये 4 करंट एसेट्स थे, इनका टोटल करके आपने यहाँ करा, इन दोनों को टोटल किया तो आपके टोटल एसेट्स $6,630 आ गए। सिंपल हो गया। टोटल एसेट्स जब भी आप क्लब हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए तो एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो ज़रूर लिखिएगा, लेकिन क्योंकि एक्यूमुलेटेड फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको पता नहीं है, इस पूरे सवाल के अंदर उसने हमें एक्यूमुलेटेड फंड नहीं दिया, देख रहे हैं। दिस इज़ द ट्रिकी पॉइंट। ये बैलेंसिंग फिगर होगी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम टाईबैक करने के लिए जो भी डिफरेंस आएगा वो इसमें डाल देंगे। ये आप नोट करें मेरी बात कि जब इस किस्म की वो चीज़ें देगा तो जो भी डिफरेंस है, ज़िंदगी आसान है, वो यहाँ डाल दीजिएगा लाके। इसलिए इसको 2250 कैसे निकला मैं आपको भी समझाता हूँ। सरप्लस की अमाउंट दी हुई है, सरप्लस 150 दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेटेड फंड में होगा। ये सरप्लस देख रहे हैं 150 का, ये सरप्लस सिर्फ फॉर्मेट में लिख दें, ये आ गया। नॉन करंट लाइबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि 8% बैंक लोन, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, इसको लिख दें आप उठा के। और एक्यूमुलेटेड फंड का आ गया। उसके बाद करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल आपको दिया हुआ था, मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन इन एडवांस में बता के आ रहा हूँ करंट लाइबिलिटी। अदर पेएबल मैंने आपको बताया था, वो जो क्या नाम है इसका, ट्रेजरार की जो सैलरी थी वो मैंने कहा था कि अदर पेएबल, तो ये अदर पेएबल आपने कर दिया। ये अदर पेएबल करके आपने यहाँ लिखा 7,300, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 3,500। ये क्योंकि फिगर मिसिंग थी 2,500, ये 2,400 जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली आपको रीवर्क करके निकालनी है। आपको पता है कि टोटल एसेट्स हमेशा टोटल इक्विटीज़ के बराबर होते हैं, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो 3,500 है ये, और ये जो करंट लाइबिलिटीज़ है 730, ये दो चीज़ें आपको पता है इसमें से। बाकी क्या है, ये जो 3,500 ये आपको पता था, 730 आपको पता था, तो ये 4,230 बनता है। जब ये आप निकाल लें तो आपको पता है कि यार एसेट्स मेरे हमेशा इक्विटीज़ के बराबर होते हैं, तो आप इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए टोटल एसेट्स में से, ये टोटल एसेट्स कितना है आपका, ये है, इसमें से इसको माइनस करें। 6,630 टोटल एसेट्स हैं, इसमें से ये मेरे पास जो फिगर है 4,230 आती है, तो देखें 2,400 का बैलेंस आ गया। ये जो 2,400 का बैलेंस है ये आप यहाँ लिखें, लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये देख रहे हैं, ये एक्चुअली यहाँ से आया। जब आप बना रहे होंगे तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ लिख दें। जब आप 2,400 लिख दिया जैसे मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है, तो ये 2,400 की कैलकुलेशन आपके समझ में आई। जब ये आ जाएगा तो आपको पता है कि यार ओपनिंग बैलेंस और सरप्लस को जमा कराया तो ये फिगर आई है, तो 2,400 में से इस 150 को माइनस करते हैं। 2,400 माइनस 150 यू गेट 2,250। ये जो 2,250 है वो इस तरीके से आपके पास आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है।
तो ज़िंदगी आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। समझ में आने वाली बात है कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी हमें पता था, एक्यूमुलेटेड फंड का बैलेंस हमें नहीं पता था, तो करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी को निकाल के हमने टोटल एसेट्स में से माइनस कर दिया, तो वी गेट 2400 आता है। 2400 हमें पता है कि ओपनिंग और सरप्लस को प्लस करके आया होगा ये फिगर। तो जो बैलेंसिंग फिगर थी एक्यूमुलेटेड फंड की, उसमें से हमने सरप्लस को माइनस किया, तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ गया, और इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपका टाइप हो गया। तो इट्स वेरी सिंपल, कीप प्रैक्टिसिंग। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, सवाल कई दफ़ा रिपीट होता है, और मैंने कई पेपर्स इसके कराए हैं, पास्ट पेपर्स जाकर देख लें, उनको प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह समझ में भी आ जाएगा। इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर मुझे बताइएगा, कमेंट्स भी लिखें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।